नमस्कार दोस्तों, राम राम साहब। आइए इस प्रीलिम्स 2018 जनरल स्टडीज का जो पेपर फर्स्ट है उसके शुरुआती 40 सवाल का एनालिसिस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम शुरू लास्ट के 60 सवाल का एनालिसिस कर लेंगे। तो इस एनालिसिस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट से ये टॉपिक लिए गए हैं। और ये जो पेपर है मैं इंग्लिश मीडियम में ही बताऊंगा और इंग्लिश में ही पढ़ के बताऊंगा आपको। हिंदी मीडियम के पेपर का कल एनालिसिस कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, मैं ये डालता चलूंगा कि ये जो क्वेश्चन आया है इसे हिस्ट्री में डालूं या पॉलिटी में, इस तरीके से डाल सकता हूँ। और उस क्वेश्चन का लेवल भी ये इजी है, टफ है या मीडियम, इस तरीके के नॉर्मली कुछ एक आसान है, कुछ एक पहली बार देखते ही तुरंत कर सकते हैं, कुछ एक ऐसे हैं जिन्हें थोड़ा सा मतलब टाइम चाहिए होगा, उसके बाद माइंड लगाने के बाद आप लॉजिकल गैसिंग लगाने के बाद में उसे सॉल्व कर सकते हो, मीडियम में डाल सकते हैं। और कुछ एक सवाल ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टफ है यार, मतलब जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है पढ़ाई लिखाई से, पिछले 2-3 साल से आपने पढ़े ही नहीं हो और इतने ज़्यादा कठिन पूछ ले गए हो। तो देखते हैं वो सवाल करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं आपको स्क्रीन पर आपके पेपर लगाता चलूंगा और मैं पढ़ता चलूंगा। तो शुरुआत करता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन जो वो पॉलिटी से लिया गया है, आपकी पॉलिटी से, तो आपने क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें तीन आपको एक तरीके से स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो मैं तीनों स्टेटमेंट पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करके देखता हूँ। पहला स्टेटमेंट है, इन दी फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दी अपोजिशन वाज दी स्वतंत्र पार्टी। देखो 1951-52 में चुनाव हुए थे, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें लेके आई थी। उस समय करीब करीब 485 सीटों पर चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव। उनमें से 364 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। और दूसरे नंबर पे जो रही थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रही थी, सीपीआई रही थी। स्वतंत्र पार्टी का कोई नंबर नहीं था। तो अपोजिशन में दूसरे नंबर पे जो आता है वो स्वतंत्र पार्टी। तो ये पहला वाला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा पढ़ता हूँ, इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। ये बात सही है। एक्चुअली में अनऑफिशियली तो शुरुआत से ही रहते थे, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक रूप से 1969 में लीडर ऑफ अपोजिशन की शुरुआत हो चुकी थी। और लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कुल सीट्स का कम से कम 10% चाहिए होता है, यानी 10% चाहिए होता है। आज के समय पे लोकसभा की 545 सीट हैं, उन 545 का 10% करीब 55 सीट होगा। अगर 55 सीट से कम आपकी पार्टी की सीट्स आती हैं, एमपी जाते हैं, तो आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट नहीं मिल सकता। तो कांग्रेस की 2014 वाले चुनाव में 44 सीट आई थी। तो 2014 से लेकर आज तक लोकसभा में कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है, 1969 में शुरुआत हुई। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। 75 नहीं, 10%, 545 का 10%, 55 सीट। तो इसमें पहला गलत है, स्वतंत्र पार्टी नहीं, उसकी जगह सीपीआई था। दूसरा सही है, 1969 से ही शुरुआत हुई है। तीसरा गलत है, 75 नहीं, 10% यानी 55 सीट। तो इसका आंसर होगा बी। पहले का आंसर होगा बी, टू ओनली राइट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव मॉडिफिकेशन इन द डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, हार्ड एंड वैक्सी लीफ, टेनी लीव्स और कांटेदार पत्तियां। तो इसमें जो आपके तीनों ही ऑप्शन सही हैं, ये पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है। तो पानी का ज़्यादा वेस्टेज ना हो इसलिए जो डेजर्ट रेगिस्तानी इलाके होते हैं उनमें पत्तियां जो होती हैं वो छोटी होती हैं, बैक्सी होती हैं, कोमल होती हैं इस तरीके से, और उन पे कांटे भी होते हैं। तो तीनों ही सही हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, एज पर दी एनएसएसओ As per the NSSO 70th round situation assessment survey of agriculture household, consider the following statement। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक्चुअली में ये जो सवाल है थोड़ा सा कठिन है। पहले सवाल को मैं पॉलिटी में डाल देता हूँ। दूसरे सवाल को मैं इसे ज्योग्राफी में डालूंगा, ज्योग्राफी में दूसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है वो एक तरीके से अपना करंट अफेयर्स का मान सकते हो आप। ये एनएसओ का जो 70वां राउंड हुआ था, सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, जो गांव में किसान घर हैं उनके बारे में एक सर्वे किया था एनएसएस ने। ये 2013 में हुआ था। 2013 में 70वीं रिपोर्ट दी थी। तो उस समय की रिपोर्ट पर आज 2018 में सवाल पूछा गया है। तो यूपीएससी का कोई फिक्स नहीं होता कितना पुराना करंट अफेयर्स पूछ लिया जा सकता है। तो उस समय जो एनएसएसओ ने सर्वे किया था उसमें करीब करीब ऑल इंडिया में 26 करोड़ घर हैं। उन 26 करोड़ घरों में से 16 करोड़ घर जो हैं वो गांव में रहते हैं। उन 16 करोड़ में से 9 करोड़, 26 करोड़ घर पूरे ऑल इंडिया में हैं। उसके बाद में 10 करोड़ शहरों में हो जाते हैं। उसके बाद में 16 करोड़ बचते हैं, वो 16 करोड़ गांव में रहते हैं। और उन गांव में 16 करोड़ में से 9 करोड़ लोग जो हैं वो खेती पर निर्भर हैं। उन 16 करोड़ में से 9 करोड़ जो है वो ग्रामीण किसान परिवार हैं। ठीक है, उनका जो सर्वे था ग्रामीण किसान परिवारों का, वो एनएसएसओ ने 2013 में किया था। उस पर यह सवाल पूछा है। तो इसमें तीन स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड एमंग इट्स रूरल हाउस होल्ड। ये सही है।
राजस्थान में करीब करीब 80% लोग किसान परिवार से हैं। गांव के पूरे ऑल राजस्थान के नहीं, गांव में रहने वाले हैं, उनमें से 80% लोग किसान परिवार हैं, यानी खेती पर निर्भर है। उसके बाद दूसरा है, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द कंट्री ए लिटिल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसी। तो ये सवाल थोड़ा सा इसमें जो डाटा दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, 60% नहीं, जो किसान परिवार हैं उनमें से 45% ओबीसी से बिलोंग करते हैं। थर्ड है, इन केरला ए लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्सेज अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। ये सही है, केरला में 60% जो किसान परिवार लोग हैं वो एग्रीकल्चर से अदर एक्टिविटीज में वो अपना इनकम लेके आते हैं, उनकी इनकम जनरेट होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, राजस्थान में हाईएस्ट परसेंटेज शेयर होता है। दूसरा ऑप्शन जिसमें 60% ओबीसी दिया हुआ है वो गलत है, उसकी जगह 45% है। तीसरा ऑप्शन केरला के बारे में सही है, उनका एग्रीकल्चर से अलग इनकम होती है। तो इसका पहला और तीसरा सही हुई है, यानी थर्ड का जो है वो सी है। और इस थर्ड वाले को मैं करंट अफेयर्स में डाल रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं टफ में डाल रहा हूँ इधर की साइड में। थर्ड को मैं टफ में डाल रहा हूँ, इधर की साइड में पॉलिटी वाला मैं शुरुआती 2 लेक्चर भूल गया, तो पॉलिटी को मैं पहला जो लेक्चर है वो अपना इजी ही डालूंगा। इजी है, पहला वाला इजी है, उसके अलावा दूसरा वाला भी इजी है, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड सीपीबीसी। इसके 2 स्टेटमेंट हैं। द एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट वेयर एज द सीपीबीसी हैज बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। देखो पहला तो इसमें सही है, जो एनजीटी है, देखो एनजीटी के बारे में ये तो सही है कि एनजीटी का 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 में आया था, तो ये एक तरीके से एक्ट से बनाया गया, ये सही है। सीपीसीबी भी एक एक्ट के तहत ही बनाया गया। सीपीसीबी जो है वो 1974 में बना था, इसे भी एक एक्ट के तहत बनाया गया था। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। एनजीटी के बारे में तो सही लिखा है, लेकिन सीपीसीबी के बारे में इसने गलत लिखा हुआ, तो पहला ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा पढ़ते हैं, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट, वेयर एज द सीपीसीबी प्रमोट्स क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। दूसरा वाला सही है। एनजीटी का काम जो है वो एनवायरमेंटल इश्यूज पे के जो मुद्दे होते हैं उन पर निर्णय सुनाना होता है, यानी कोर्ट के रूप में काम करता है। और सीपीसीबी जो होता है वो क्लीनलीनेस को प्रमोट करता है, वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपने जो लोकल स्टेट लेवल पे सीपीसीबी के जो स्टेट लेवल के जो बोर्ड होते हैं उनको एक तरीके से प्रमोट करता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। तो फोर्थ का आंसर होगा बी, ओनली 2। इसे मैं एनवायरमेंट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ और इधर की साइड में मैं इसे मीडियम कैटेगरी में डाल देता हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 5 नंबर का क्वेश्चन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस ए पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, ये सही है, भारत का जो संसद है वो 9वीं सूची में कोई भी पर्टिकुलर लॉ कानून डाल सकता है। उसके अलावा द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट एंड नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। हाँ, ऐसा होता है 9th शेड्यूल में डालने पर जो है कोर्ट में बहुत कम केसेज में जा सकते हैं, लेकिन टोटली ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट में नहीं जाया जा सके। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत है, तो इसका आंसर है ओनली 1। तो 5 का ये पॉलिटी में डाला जाएगा और ये इजी में ही आएगा, और इसका आंसर है ओनली 1। तो उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following best describe the term merchant discount rate MDR sometimes in the news? MDR जो न्यूज में आया था वो नोटबंदी के बाद न्यूज में आया था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। एक्चुअली में ऐसा होता है कि जब आप किसी भी पेट्रोल पंप पे स्वैप करते हो अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, आपने तो पैसे दे दिए, मर्चेंट के पास में चले गए, लेकिन जो बैंक वो मर्चेंट को वो पीओएस पॉइंट ऑफ सेल वाली जो मशीन प्रोवाइड करा रही है उसका खर्चा निकालने के लिए एमडीआर लेती है थोड़ा बहुत। तो मर्चेंट से कुछ डिस्काउंट लिया जाता है, कुछ पैसे लिए जाते हैं बैंकों के द्वारा, ठीक है। तो इसे एमडीआर बोला जाता है, 1% या 2%। जब नोटबंदी हुई थी तो उसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें 2-3 महीने के लिए बंद कर दिया था, धीरे धीरे अभी इसको बिल्कुल लो कर दिया गया है। तो एमडीआर का मतलब होता है द चार्ज टू ए मर्चेंट बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। इसका आंसर होगा 6 का सी। 6 को मैं करंट अफेयर्स में डालूंगा। वैसे तो है इकोनॉमी और करंट अफेयर दोनों ही मिक्स चलेंगे, इकोनॉमी के जितने भी सवाल हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, तो आप इन्हें करंट इकोनॉमी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 को मैं सी में डालूंगा और इसे आसान में डालूंगा, क्योंकि एमडीआर का आसान नाम सुना होगा आपने अगर।
क्योंकि एमडीआर का नाम बहुत बार सुना गया है जब से नोटबंदी हुई है। उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंट्री बिकमिंग द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप? इट विल हेल्प असेस द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। हाँ, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की जो शुरुआत की गई थी जब 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था इंदिरा गांधी सरकार के समय पे, तो उससे रोकने के लिए कि आगे और देश ऐसा ना करें, तो जो सप्लाई करते थे परमाणु, जो नाभ के न्यूक्लियर सप्लाई करते थे, उन ग्रुपों ने उन देशों ने एक ग्रुप बना लिया कि हम आगे से अभी सप्लाई नहीं करेंगे जब तक कि लोग इस एनएसजी के समर्थक ना हो जाएं, या जब तक कि कंट्री इस एनएसजी के पार्ट ना हो जाए। तो एनएसजी जो है 1974 में इंदिरा गांधी के द्वारा परीक्षण किया गया था इंडिया में, उसके एक तरीके से एक्शन में शुरुआत की गई थी कि हम अब इंडिया के लिए भी न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे और उन देशों के लिए भी न्यूक्लियर सप्लाई नहीं करेंगे जो एक ट्रीटी है, हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको नहीं मानेंगे। यानी परमाणु बम जो बनाने की जो प्रोसेस है उसे रोकना चाहते थे। इसके साथ में आता है एनपीटी, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु निशस्त्रीकरण संधि, तो परमाणुओं को रोकने की संधि। तो इसमें ये सही है पहला, इट विल असेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अगर इंडिया एनएसजी का सदस्य बन जाता है तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसे मिल जाएगी, ठीक है। अभी तक इंडिया एनएसजी का सदस्य नहीं है, लेकिन एनएसजी का सदस्य बनने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एनटीपी का सदस्य हो जाएगा, ठीक है। इंडिया अभी एनएसजी का सदस्य नहीं है, लेकिन इंडिया को छूट दे दी गई है। इंडिया अमेरिका की 1 2 3 डील हो चुकी है। इंडिया अभी अमेरिका से भी न्यूक्लियर लेता है, कनाडा से भी न्यूक्लियर लेता है और ऑस्ट्रेलिया से भी न्यूक्लियर लेता है। तो एनएसजी का भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा। पहला इसमें पॉइंट सही है। दूसरा वाला, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स ए मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वीपन्स। ये अपना एनपीटी होता है, इसके बारे में ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये ऑटोमेटिकली होने के कारण ये खत्म हो जाता है, ये गलत है। तो सेवेंथ वाला जो है अपना एक तरीके से मान सकते हो, मैं इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक अलग से टॉपिक डाला है, तो इसे सेवेंथ में इसमें डाल रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद में इसका आंसर होगा एक, ओनली वन राइट है। उसके बाद में एट्थ पे चलते हैं। With reference to India's decision to levy an equalization tax of 6% on online advertisement services offered by the non-resident entities, which of the following statement is correct? तो ऐसा होता था कि गूगल, फेसबुक वगैरह जो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देते हैं आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप वगैरह में, जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देते हैं, इसको जो अभी अब मैंने बोला है ना इक्वलाइजेशन टैक्स, इसको गूगल टैक्स भी बोला जाता है। ये अगर आपको किसी भी कंपनी का प्रचार करना है, आप गूगल को पैसा देते हो, और गूगल डायरेक्टली क्या होता है कि अपनी जो मेन हेडक्वार्टर जो बनाया हुआ है उन्होंने आयरलैंड में, वहां के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट देता है, यानी उसमें इंडिया का रोल नहीं रहता है, ठीक है। आप पैसा गूगल को दे रहे हो, गूगल जो है टैक्स कहाँ दे रहा है, आयरलैंड में दे रहा है, और आयरलैंड टैक्स 7 कंट्री है। छोटी छोटी कंट्री जो होती है उनमें टैक्स बहुत कम होता है, टैक्स 7 कंट्री है तो वहां कम टैक्स देता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही थी, सरकार इनसे टैक्स नहीं, ये प्रॉब्लम ये आ रही थी, ये जो विदेशी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कंपनी है इनसे टैक्स नहीं ले पा रही थी सरकार। तो इसलिए सरकार ने इनडायरेक्ट तरीका निकाला, डायरेक्ट तरीका नहीं। डायरेक्ट तरीका तो डबल टैक्सेशन का जो नियम है उसका एक तरीके से उल्लंघन होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीका निकाला उन्होंने। उसका नाम दिया इक्वलाइजेशन टैक्स, से गूगल टैक्स भी कहा जाता है। तो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट नहीं था ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स था। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स नहीं था, ओके। दूसरा ऑप्शन है, नॉन रेजिडेंशियल एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इंडिया कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ये एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है बहुत सारे देशों के साथ में किया जाता है। हर भारत ने 80 देशों के साथ में किया हुआ है कि दो अलग अलग देशों में टैक्स ना देना पड़े, इसलिए। तो इसमें अगर डायरेक्ट टैक्स होता है तब ये रूल्स काम करता है, डबल टैक्सेशन वाला। इनडायरेक्ट टैक्स है, इंडिया ने जो अपना ये गूगल टैक्स लगाई है, इनडायरेक्ट टैक्स है 6% का लगाया था, ये अपने 2016 में लगाया था, लास्ट ईयर अपने अरुण जेटली जी ने लगाया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स है, इस पर आप डबल टैक्सेशन वाला जो एग्रीमेंट है ये आपका लागू ही नहीं होगा, तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो पहला वाला जो इनकम टैक्स एक्ट बोला है ये भी गलत है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्ट है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और दूसरा वाला तो है ही गलत, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है, एक पूरी बुकलेट जैसा बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, मैं पढ़ देता हूं सारा स्टेटमेंट। द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी रिपोर्ट हैज रिकमेंडेड इट दैट टू जीडीपी रेशियो 60% फॉर जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023, comprising 40% for the general government, for the central government and 20% for the state government। तो FRBM की एक रिव्यू कमेटी बनाई गई थी लास्ट ईयर। उन्होंने 2023 का टारगेट दिया है कि 2023 तक आप जो इंडिया का जीडीपी
डेट टू जीडीपी रेशियो है उसे 60% पे लेके आ जाना। ऐसा हो सकता है 2023 तक डेट टू जीडीपी यानी कर्जे का और जीडीपी का जो रेशियो है उसे 60% पर लेके आना है, और उसमें से 40% सेंटर का रखना उस समय 2023 में, और 20% जो है वो अपना और 20% जो अपना स्टेट का रखना है। ये 2023 की बात चल रही है, ठीक है। आज के समय पे ऐसा है कि 49% के आसपास सेंटर का है और 21% के आसपास जो है वो स्टेट्स का है। आज के समय की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 49 और 21 यानी 70%। तो आज जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 70% है। जो कमेटी है उसने बोला है कि 2023 तक आप 70 से घटा के 60% लेके आओ डेट टू जीडीपी रेशियो को, ठीक है। तो इसमें दूसरा ही ऑप्शन पढ़ते हैं पूरा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लायबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ जीडीपी एज कंपेयर टू 49% ऑफ जीडीपी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, मैंने अभी जस्ट बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लायबिलिटी है डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 49% है, और स्टेट का आज के समय पे 21% डेट टू जीडीपी रेशियो। इसमें ऊपर नीचे कर दिया है, उल्टा वाला दिया है, तो ये गलत हुआ। सेकंड वाला गलत हुआ, पहला वाला सारा सही है। थर्ड वाला ऑप्शन पढ़ते हैं। एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक दी सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर दी रेजिंग एनी लोन ए फॉर्मर और एनी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू दी लेटर। तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर कोई राज्य लोन लेना चाहता है और पहले से ही उस पर कर्जा है तो क्या उसे सेंटर से अनुमति लेनी पड़ेगी? हाँ, तीसरे वाले का सही है। उसने कहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अनुमति लेनी पड़ती है। हाँ, बिल्कुल सही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज मैंडेटरी, आवश्यक है उस राज्य को अपने सेंटर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनके बारे में पूछा है, कौन सा करेक्ट है। द क्वांटिटी of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years। हाँ, ये सही है। दूसरा ऑप्शन, the government does not impose any custom duty on all the imported edible oil as special case। देखो कैसा भी हो, गवर्नमेंट बिल्कुल जीरो तो कभी नहीं रखता। डज नॉट इम्पोज एनी यूपीएससी में जहाँ भी एक्सट्रीम दिखे वहाँ आप उसे गलत मान लें, ठीक है। जहाँ पे एनी दिख रहा है आपको पता चल रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और पहला वाला एडिबल ऑयल के बारे में है, द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर्स। ये पहला वाला सही है। जितना हम उत्पाद करते हैं उससे ज़्यादा हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। 10th में पहला सही है, दूसरा गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11th पे चलते हैं। He wrote biographies of Mazzini, Garibaldi, Shivaji, and Sri Krishna. Stayed in America for some time and was also elected to Central Assembly. He was लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब के थे, उनका जन्म अपना लाहौर में हुआ था। 1917 से 1920 तक वो अपने यूएसए में रुके थे, 3-4 साल वहाँ रहे थे, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। नेशनलिस्ट व्यक्ति थे। मैजनी, गैरिबल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, इनकी बायोग्राफी भी लिखी थी उन्होंने। और उन्होंने हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन भी बनवाया था, और उसके अलावा आर्य समाज के भी समर्थक थे। और इसमें जो लिखा हुआ है वो सेंट्रल असेंबली में इलेक्टेड भी हुए थे। तो इसमें लाला लाजपत राय आंसर सही होगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आपको पता ही होगा लाला लाजपत राय की जो डेथ हुई थी वो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आधार कार्ड कैन बी यूज्ड एज ए प्रूफ ऑफ द सिटीजन और डोमिसाइल। ये बिल्कुल गलत है। आधार कार्ड के एक्ट में, आधार कार्ड एक्ट 2016 है, 2016 है, उसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड ना तो ये कोई आइडेंटिफिकेशन, ना तो कोई सिटीजनशिप कार्ड है, और ना ही डोमिसाइल कार्ड है। उसके अलावा दूसरा, वंस इश्यूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय इश्यूइंग अथॉरिटी। ऐसा नहीं है, अगर इश्यू हो गया है तो अथॉरिटी चाहे तो उन्हें डीएक्टिवेट कर सकती है, और ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, यानी डी आंसर। नाउ कम ऑन दी 13 नंबर क्वेश्चन। Which of the following have shrunk immensely, dried up in the recent past due to human activity? इसमें 3 झीलों या सागरों के नाम दिए हुए हैं, और उनमें पूछा गया है कि मानव क्रियाओं के कारण पिछले कुछ समय में जो एक तरीके से सूख गई हैं उनके नाम बताइए। तो इसमें 3 ऑप्शन है, अरल सी, ब्लैक सी और लेक बेकाल। अरल सी तो आप देख से ही आंसर लगा दोगे कि हाँ अरल सी के बारे में तो बहुत ज़्यादा न्यूज चलती रहती है, और यूपीएससी वाले स्टूडेंट को पता ही होता है अरल सी बहुत ज़्यादा सूख गया है। उसके अलावा ब्लैक सी जो है एक बहुत बड़ी एंटिटी है, उस पर कोई खास अंतर नहीं आया। ब्लैक सी एक सागर है और बड़ी एंटिटीज पे इतना अंतर नहीं आता ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। उसके बाद बात करते हैं लेक बेकाल। लेक बेकाल वाला जो है वो कंट्रोवर्शियल है।
अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है इमेंसली ड्राइड अप की अगर बात की जाए कि पूर्ण रूप से सूखने में आ गया है, वो तो अपना है अरालसी, इसका आंसर वन होना चाहिए। लेकिन लेक बेकाल भी जो झील है उसका पानी भी कम होता जा रहा है, तो इसमें जो आंसर मेरे हिसाब से तो वन होगा, लेकिन हो सकता है डी भी हो जाए, वन और थ्री भी हो जाए, क्योंकि लेक बेकाल का पानी भी कम हो गया है। ठीक है, तो 13 का आंसर होगा वन, अरालसी। उसके बाद आगे बात करते हैं 14, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये अपना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नाम से नहीं आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ एक 14 नंबर वाले को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में डाल देता हूँ, 13 वाले को ज्योग्राफी में, अरालसी वाले को ज्योग्राफी में डाल देता हूँ। उसके अलावा 12 वाले को मैं अपना आधार वाले को मैं करंट में डाल देता हूँ। उसके अलावा अपना 11th वाला जो है वो हिस्ट्री का डाल देता हूँ मैं, अपना जो लाला लाजपत राय वाला है। 10th वाला जो है अपना 10th वाला जो है एडिबल ऑयल वाला, उसे भी मैं करंट में ही डालूंगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड इकोनॉमी है वो। उसके बाद 9th जो है वो एफआरबीएम वाला, एफआरबीएम रिव्यू वाला, वो करंट अफेयर्स का ही है। 8th वाला जो है अपना 8th वाला जो है अपना गूगल टैक्स वाला, वो भी करंट अफेयर्स का ही है। 7th वाला एनएसजी वाला मैं इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में डाल चुका हूं, और 14 वाले को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में डाल चुका हूं। तो ये आप मीडियम इजी आप अपने हिसाब से डिसाइड करना, क्योंकि अब मैं डिसाइड करने लग जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन नंबर, तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। ये बहुत आसान है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही सारी जो एटीएम्स हैं उन सबको लिंक करता है। और इसके साथ में भीम यूपीआई आपने नाम सुना होगा, इसको भी एनपीसीआई ही कंट्रोल करता है, सारी बैंकों को इंटरलिंक करने का काम करता है। तो 14 वाला जो है अपना इकोनॉमिक्स में डाल सकता हूं मैं इसे, 15 वाला जो है अपना इकोनॉमिक्स में डाल दिया। 15 वाला एटीएम को लिंक करने वाला मैंने इकोनॉमिक्स में डाल दिया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट है। मैं पढ़ देता हूं दोनों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रीपे ड्यूज। सीएआर इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक। देखो कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो होता है, ये बैंकों के द्वारा कुछ एक फिक्स अमाउंट रखा जाना जरूरी होता है अगर कोई इमरजेंसी कंडीशंस हो जाए उसमें। तो ये जो होता है सीएआर बैंकों के द्वारा रखा जाता है, इसको डिसाइड जो करता है वो सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, यानी सेंट्रल बैंक बोलेगा कि इतना % आपको रखना होता है। इंडिविजुअल बैंक डिसाइड नहीं कर सकते, ब्रांच लेवल पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, सेंट्रल बैंक एंड रेगुलेटर्स इसको डिसाइड करते हैं। सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन है सीएआर इज डिसाइडेड बाय ईच एंड इंडिविजुअल बैंक, नहीं, सीएआर जो है वो सेंट्रल बैंक या रेगुलेटर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। और पहला वाला ऑप्शन सही है, हाँ, कि मिनिमम अमाउंट जो है वो मेंटेन रखने का सीएआर बोला जाता है। तो ये अपना 16 जो है अपना इकोनॉमी में आएगा, इसका आंसर होगा वन, ओनली वन सही है, सेकंड इसमें गलत है। 17 पे बात करते हैं, द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, व्हाट डज इट इम्प्लाइज। तो एपीआई का मतलब पूछा है, इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दूसरा है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल। एपीआई का मतलब होता है जो अपना आधार की जो डाटा आपका जो सर्वर में सेव है, आधार वाले जो सर्वर में सेव है, उसको किसी अन्य एप्लीकेशन के साथ में कनेक्ट करना होता है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा। लेकिन इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मुझे यहाँ पे एनी एक एक्सट्रीम वर्ड लग रहा है। एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एनी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल जाएगा क्या। जो मोबाइल होते हैं छोटे छोटे वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आते हैं। तो आई थिंक ये एक्सट्रीम वर्ड होने के कारण पहला जो ऑप्शन है वो कट हो सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन एनी जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मुझे गलत लग रहा है, तो पहला ऑप्शन इसमें कट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन है ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल, हाँ, आंखों की पुतलियों के द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है, फिंगरप्रिंट के द्वारा किया जा सकता है और ओटीपी के द्वारा किया जा सकता है। तो 17 में 70s का जो आंसर होगा वो होगा बी, ओनली 2, इसे मैं इकोनॉमी में डालूंगा। उसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वेरी रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम द सीवियर फेमिन, एक्यूट मालन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाय द वार एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें पूछा हुआ है कि पिछले 2-3 साल में लाख से लाख 1.5 लाख के आसपास के लोग मर गए, भूखमरी से मर गए होंगे या कुपोषण के कारण मर गए होंगे या युद्धों के कारण मर गए होंगे। तो इसमें यमन और साउथ सूडान आंसर आएगा। बाकी तो होने को वेनेजुएला में भी थोड़ा बहुत संघर्ष चल रहा है, लेकिन कोलंबिया में ऐसा कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। मोरक्को, ट्यूनिशिया में कोई संघर्ष नहीं है। तो यमन और साउथ सूडान, यमन में क्या हो रहा है कि यमन में हुती रेबल्स जो हैं
वो एक तरीके से सिविल वार छुड़ा हुआ है यमन के अंदर। उसके अलावा साउथ सूडान में भी गृह युद्ध चल रहा है, तो आपस में युद्ध चलने के कारण लोग मर रहे हैं। और दूसरा, खाना नहीं मिल रहा है, बीच बीच में कोई महामारी आ जाती है तो उसके कारण लोग मर रहे हैं। यमन और साउथ सूडान, यमन अपना साउथ अरब के नीचे और साउथ सूडान एक अफ्रीका का देश, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरीके से मृत्यु हो रही है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको करंट अफेयर्स में डालता हूँ और 18 जो है करंट अफेयर्स में डाल दिया। इसका आंसर होगा डी, यमन एंड साउथ सूडान। 19 नंबर क्वेश्चन, रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, वुड्स डिस्पैच के बारे में पूछा गया है। ग्रांट्स इन एड सिस्टम बाज इंट्रोड्यूस, हाँ ये सही है। अनुदान देने की शुरुआत कर दी गई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज बाज रिकमेंडेड, हाँ शुरुआत की गई थी, यूनिवर्सिटी बनाई जाए, मुंबई में, कलकत्ता में, मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई जाए। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन बाज रिकमेंडेड। इंग्लिश का रिकमेंडेशन दिया गया था लेकिन हायर लेवल पे दिया गया था, मीडियम और हायर लेवल पे दिया गया था। प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर यानी देसी भाषा का प्रयोग करने की बात कही गई थी वुड्स डिस्पैच में। तो थर्ड वाला एट ऑल लेवल के कारण गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तो 19 का आंसर जो होगा वो ए होगा, 1 एंड 2 ओनली। 19 को मैं हिस्ट्री में डाल देता हूं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committee scrutinize and report to the House whether the power to make regulation, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the Executive within the scope of such delegation। अरे बहुत ज़्यादा भयंकर कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट देते हैं। इसका आंसर है कमिटीज ऑन सबऑर्डिनेट, इसका आंसर है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ऑप्शन नंबर बी। इसे मैं पॉलिटी में डाल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1, 2, 3। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, ये गलत है। तो इसे तीसरा स्टेटमेंट गलत होने के कारण ऑटोमेटिकली 2 स्टेटमेंट कट जाते हैं और इसमें पहले और दूसरे ऑप्शन जो है वो सही है। तो 21 का आंसर जो है वो अपना 1 एंड 2 ए, इसका आंसर होगा ए। तो इसे हम डालेंगे राइट टू एजुकेशन को पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, इसे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में डाला जाना चाहिए जो कि अपने करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। 21 अपना राइट टू एजुकेशन। उसके बाद में अपना 22, इसमें कुछ एक नृत्य, डांस वगैरह दिए गए हैं और पूछा गया है ये कौन से राज्य से रिलेटेड है। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है चापचर कुट फेस्टिवल जो है वो अपना मिजोरम से रिलेटेड है। दूसरा है पोंगजोम पर्व, ये अपना मणिपुर से रिलेटेड है। और तीसरा जो है थंगता डांस, ये भी अपना मणिपुर से रिलेटेड है, यानी सिक्किम से नहीं है। तो पहला दूसरा सही है, थर्ड वाला ऑप्शन इसमें गलत है। तो इसमें पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। ये बहुत सारे स्पेशल डांस हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं है, ठीक है। तो कितने डांसों के बारे में याद रखें। लेकिन यूपीएससी का एक स्पेशल चीज आप देख सकते हैं कि यूपीएससी पूर्वोत्तर राज्यों पर ज्यादा फोकस करता है। जो 7 सिस्टर्स एंड 8वां जो है सिक्किम, इन सबको जोड़ के 8 जो राज्य हैं उन पे ज़्यादा फोकस करता है। जितने भी झीलों के बारे में पूछा जाता है, नदियों के बारे में पूछा जाता है, मोस्टली इधर की साइड से पूर्वोत्तर राज्यों से पूछा जाता है। तो डांस का भी पूर्वोत्तर राज्यों से पूछ लिया गया है। 22 का आंसर हुआ बी, 1 एंड 2 आंसर सही है, थर्ड वाला जो है वो गलत है। 23 पे चलते हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में है। एक 2006 में FSSA जो एक्ट आया था उसका बोला हुआ है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2016 रिप्लेस्ड द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। हाँ ये सही है, जो 2006 में फूड सेफ्टी वाला जो एक्ट आया था उसने बहुत सारे एक्ट को रिपील कर दिया था। उनमें से ये एक एक्ट था फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 वाला, इसे भी रिपील कर दिया गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा स्टेटमेंट, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये भी सही है, FSSAI जो है वो अपना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। तो 23 में आंसर नंबर सी सही है। अगला चलते हैं 22 जो सवाल था, जो अपना मिजोरम मणिपुर के जो नृत्य हैं उनको मैं हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड में डाल देता हूँ। उसके अलावा 23 जो है वो अपना करंट अफेयर्स, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में आएगा। इसे करंट अफेयर्स के साथ में पॉलिसीज भी शामिल कर देता हूँ। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स करंट अफेयर्स में ही शामिल की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। ये अपना करंट अफेयर से रिलेटेड है। द टर्म टू स्टेट सॉल्यूशन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द। इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में चलता रहता है, उसमें यही सिद्धांत, ये इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में चलता रहता है, तो इसमें ये कहा जाता है टू स्टेट ही सॉल्यूशन है।
इजराइल वाले फिलिस्तीन को अपना बताते हैं, फिलिस्तीन वाले इजराइल वाले को अपना बताते हैं। तो जो वर्ल्ड है, पूरा विश्व जो है वो यही कहता है कि टू स्टेट सोल्यूशन, दोनों अपना अलग अलग स्टेट बना के रख लो, बेटर रहेगा। तो ये इजराइल से रिलेटेड है। बाकी ये इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि पिछले साल जो अपने डोनाल्ड ट्रम्प है, उन्होंने इजराइल की राजधानी है वो जेरूसलम में घोषित कर दी है। पहले तो तेल अवीव थी, अभी जेरूसलम में लेके आ गए हैं, तो उस पर कंट्रोवर्सी चल रही है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन जो है वो अपना इजराइल और फिलिस्तीन से रिलेटेड है। ये अपना करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल हुआ, तो देख लीजिए करंट अफेयर्स के सवाल ज्यादा दिखेंगे आपको, इसे में बड़ा करना पड़ेगा इसका ओरिजिन मुझे। ओके, उसके बाद में अपना चलते हैं 25 विद रेफरेंस टू द प्रोविजन मेड अंडर द, उसके बाद अगला चलते हैं 25 विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर, विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो एक बोला है कि बीपीएल वाले जितने हैं क्या उतने ही लोग अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आएंगे? नहीं, बीपीएल से ज्यादा भी लोग अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें बोला है कि घर में जो 18 साल से बड़ी महिलाएं हैं उनको ही राशन कार्ड का मुखिया माना जाएगा। हाँ सही है, जो एल्डेस्ट होगी उस महिला को ही राशन कार्ड में मुखिया माना जाएगा, अगर महिला नहीं है तो एल्डेस्ट पुरुष को माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन देखिए आप, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बोला गया है उन्होंने कि उनके लिए 1600 कैलोरी पर डे का बोला गया है इसमें, और 6 महीने तक का। एक्चुअली 1600 कैलोरी देख करके ही आप इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। नॉर्मली जो रूल्स हैं जो वो कहते हैं कि गांव में रहने वाले लोगों को कम से कम 2400 कैलोरी मिलनी चाहिए और शहरों में रहने वाले लोगों को 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे 1600 कैलोरी की बात की जा रही है। 1600 कैलोरी तो बहुत कम हो गया 2400 और 2100 से, तो 1600 कैलोरी से काम चलने वाला नहीं है। इसमें रूल ये है कि 6000 रुपए के आसपास में ऐसा कुछ अमाउंट वगैरह भी दिया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसमें गलत है। फर्स्ट वाला ऑप्शन भी गलत है क्योंकि बीपीएल से ज्यादा है। सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है, 18 ईयर्स से अबव वाली जो महिलाएं हैं उनको मुखिया माना जाता है राशन कार्ड में। तो 25 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। 25 वाले सवाल को भी, क्वेश्चन को मैं करंट अफेयर्स में ही शामिल करूंगा क्योंकि फूड सिक्योरिटी है, पिछले 2-3 साल की बात है। आप चाहें तो इनको बहुत सारे सवाल को इकोनॉमिक्स में भी शामिल कर सकते हो, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स के कंबाइंड है। ठीक है, अभी मैं करंट में शामिल करके बताता जा रहा हूँ आपको। उसके बाद में अगला बात करते हैं 26 India enacted the Geographical Indication of Goods Registration and Protection Act 1990 in order to comply with the obligation to। तो ये जो है अपना WTO के कहने के अनुसार हमने इंडिया में जोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स वाला ये 99 एक्ट पास किया था। तो ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 26 जो है WTO से रिलेटेड। ओके, उसके बाद बात करते हैं 27 कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। पूरे भारत में राज्य सरकारों के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है क्या कि नॉन कोल, कोयले को छोड़कर बाकी माइंस का ऑक्शन करा सकें। अथॉरिटी है राज्यों के पास में, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाता है। आंध्रा एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस, इसमें ये भी गलत है। आंध्र प्रदेश के पास में भी गोल्ड माइंस हैं, झारखंड के पास में भी गोल्ड माइंस हैं, उसके अलावा कर्नाटक में भी गोल्ड माइंस हैं, तो दूसरा वाला ऑप्शन भी गलत है। थर्ड ऑप्शन राजस्थान हैज आयरन और माइंस। हाँ, राजस्थान के पास में लोहे की खनिज खान है और वो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा फेमस आयरन ओर्स हैं अपने अपने राजस्थान में। तो तीसरा ऑप्शन सही है, बाकी 2 ऑप्शन गलत हैं। 27, तो 27 जो है वो हम नाम ज्योग्राफी में शामिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल चलते हैं 28 विद रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिजिटल पेमेंट के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भीम ऐप अलाउ द यूजर टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द यूपीआई इनेबल्ड बैंक अकाउंट। हाँ, ये सही है। भीम ऐप के थ्रू अगर किसी भी बैंक ने यूपीआई को इनेबल कर रखा है तो उसके पास में आप पैसे भेज सकते हो। किसी भी बैंक से, जिस बैंक ने यूपीआई इनेबल किया हुआ है उसके पास में पैसे भेजे जा सकते हैं। तो भीम का यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है वाइल ए चिप पिन डेबिट कार्ड हैज 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट वाइल ए chip pin debit card has 4 factor of authentication, Bheem app has only 2 factors of authentication। तो इसमें 2 नहीं है, 3 फैक्टर्स होते हैं। 3 फैक्टर्स क्या होते हैं? पहला, आपके पास में मोबाइल विद सिम कार्ड होना चाहिए जिससे आपका बैंक अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए, मतलब पहला हुआ मोबाइल डिवाइस, दूसरा हुआ बैंक अकाउंट और तीसरा हुआ एम पिन, मोबाइल एम पिन जिसे बोलता है, यूपीआई पिन बोला जाता है। तो 3 ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है इसमें। ठीक है, तो पहला सही है इसमें, दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 यानी ए। 28 को हम रखेंगे इकोनॉमी में, इकोनॉमी में रख लेते हैं, बाकी तो करंट में भी रख सकते हो, इकोनॉमी में रख लेते हैं। ओके, उसके अलावा 29 among the following cities which one of the lies on the longitude closest to the Delhi। तो इसमें आपको मैप बनाना आना चाहिए इंडिया का। उसमें पूछा गया है कि कौन सा शहर जो है वो दिल्ली के सबसे पास आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा मैप से आपको आइडिया दे देता हूँ।
ये इंडिया का मैप बना दिया है मैंने। देखो दिल्ली यहाँ पे है, इस जगह पे मैं दिल्ली बना दिया। बेंगलुरु यहाँ पे है, बेंगलुरु इस जगह पे है। उसके अलावा नागपुर यहाँ पे है, पुणे यहाँ पे है, और कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, हाँ, पुणे, नागपुर और हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो इस जगह पे है। तो इसमें ये पूछा है कि लॉन्गिट्यूड में दिल्ली के पास में कौन सा है, तो दिल्ली के पास में अपना बेंगलुरु पड़ता है। नागपुर और हैदराबाद इस साइड में थोड़ा सा आगे। कौन सा क्लोजेस्ट है, ये इसका आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है वो 77 के आसपास में ऐसा कुछ उसका लॉन्गिट्यूड है, इतना ही दिल्ली का लॉन्गिट्यूड है। उसके अलावा उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30, इस वाले सवाल को हम, क्वेश्चन नंबर 29 को हम ज्योग्राफी के अंदर डाल देते हैं, ज्योग्राफी के अंदर डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। उसके अलावा उससे अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 इज रिलेटेड टू। ये बिल्कुल अगर आता है तो सीधा सीधा कर सकते हो, ये लेबर एंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। 30 नंबर को इसे यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से, ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। इस तरीके से हमने 30 सवाल का एनालिसिस कर लिया है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में 40 सवालों का एनालिसिस करेंगे और पार्ट 3 में फिर 30 सवालों का एनालिसिस करेंगे। तो 3 पार्ट में इसका एनालिसिस बना लिया जाएगा और ये बोर्ड बना ही रहेगा। तो मैं पार्ट 2 में बाकी सवाल का एनालिसिस करा दूंगा आपके लिए।